या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे YouTube चैनल पे। और मैं तमिशम पांडे आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अभी तक आपने जितना प्यार जितना सपोर्ट मुझे दिखाया है, आप सबके आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से इस वर्ष होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में मैंने इस बार ऑल इंडिया टॉप किया हिंदू स्टडीज़ में और हाईएस्ट मेरे मार्क्स आए थे। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी के प्यार का, आप सभी के आशीर्वाद का। और अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, नैतिक फ़र्ज़ की जिस प्रकार मेरे आए हैं मार्क्स, मैंने टॉप किया, उसी तरह अब आप लोग भी आगे आने वाले विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं होगी उसमें अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे अंक ला करके आप भी उत्तीर्ण हो, आप भी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करें। और उसी के लिए आज से इस चैनल पे मैं आप सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं पूरे सिलेबस को इसमें हिंदू स्टडीज़ से कवर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा सिलेबस था जिसमें मैंने इस बार टॉप किया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये परीक्षा क्या होती है, इसका प्रारूप क्या होता है और इससे आगे क्या है। जो परीक्षा होती है वो होती है यूजीसी नेट की, यूनियन ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। Now this national eligibility test is for what? It's for assistant professors and for doing research work or PhDs. So by clearing this exam, you can be an assistant professor in any of the government college, any of the private college, any of the central university, any of the deemed university, and also you can simultaneously pursue your PhD from the same college or the other colleges. So इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे एक गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं पर भी आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर चाहे तो आगे और फर्दर पीएचडी में भी एनरोल करके रिसर्च का काम कर सकते हैं। आपको यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको रिसर्च करनी है, आप चाहते हैं कि इसके बारे में और थोड़ा शोध किया जाए, तो आप आगे शोध का कार्य भी कर सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में। ये आपको कोई जॉब नहीं देता, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन है कि इसको क्लियर करने के बाद आपके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। नाउ यू आर फ्री टू चूज। तो अब हम समझते हैं इसका प्रारूप क्या होता है, कैसा होता है। तो ये जो पेपर होता है ये बेसिकली दो सेक्शंस का होता है। एक होता है पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 50 questions of 100 marks. That means 2 marks each. 2 marks each. And paper 2 consists of 100 questions, 200 marks. ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। एंड इफ वी सम अप ऑल वी गेट ये होते हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल आपको 300 में से मार्क्स मिलते हैं। नाउ जो जेआरएफ का कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा हाई होता है और नेट का होता है वो कम होता है। तो जब आप नेट क्लियर करते हो तो आप सिर्फ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई होते हो, लेकिन जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तब आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी के लिए। देखिए पीएचडी के लिए आप यू भी एलिजिबल है, बट नाउ जब आप जेआरएफ कैंडिडेट होते हो सो नाउ यू आर एन गवर्नमेंट एसेट। आप सरकार की अब संपत्ति हो गए, तो सरकार अब आप में निवेश करेगा, वो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड देगा आपके रिसर्च के लिए। यानी अब आपकी जो रिसर्च रहेगी वो फंड बेस्ड रहेगी, आपको फंड गवर्नमेंट से मिलेगा एक सर्टेन अमाउंट, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। और आप टीचिंग करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको वैसे ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये एग्जाम्स के लिए है ना। इसमें एक नया सब्जेक्ट था हिंदू स्टडीज़, जिसमें ऑलरेडी 3 पेपर हो चुके थे, तीसरा पेपर इस साल हुआ था, जिसमें आप सबके आशीर्वाद से मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी थी। तो मैं बता रहा हूँ इसमें कि कैसे मैंने किया, और मैं चाहता हूँ आगे आप लोग भी क्लियर करें। मेरे जितने मित्र हैं, जितने जूनियर्स से आगे आने वाली जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अभी चूँकि
आज सितंबर एंड का लगभग ये समय चल रहा है एंड ओनली 60 to 70 डेज बचे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी 2 महीने में हम किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों विषयों को कुछ इस तरह से कवर करें कि हमारा जो क्वालिफाइंग स्टेज है, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसको हम पार कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें पेपर 1 में क्या होता है। पेपर 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, तो थोड़ा करंट हो गया। इन सब से जुड़ी हुई कुछ टॉपिक्स हैं, इस पर आपको थोड़ी पकड़ रखनी पड़ती है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और मोस्ट ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर पेपर 1 ही होता है हर एग्जाम, क्योंकि यूजीसी ने 103 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी है। तो पेपर 2 तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर 2 तो आप पढ़ेंगे ही क्योंकि आप उसके मास्टर हैं। लेकिन पेपर 1 एक ऐसा चीज है जो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि आप नो डाउट पेपर 2 में आप 90 क्वेश्चंस कर लो आउट ऑफ 100, बट इफ यू आर कवरिंग ओनली 25 क्वेश्चंस, मतलब आपका टोटल हुआ 150, तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। लेकिन यहीं पर आप थोड़ा पेपर 1 में और एक्स्ट्रा एफर्ट दे दोगे। यदि आप पेपर 2 में 85 भी सही कर देते हो, लेकिन आपके पेपर 2 में अराउंड 35 अबव हो जाते हैं, 36, 37, 38, तो आपका स्कोर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपके चांसेस थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो कोशिश ये रहनी चाहिए कि पेपर 1 में हमारे 35 प्लस रहे हमेशा। 35 प्लस हम लोग सही क्वेश्चंस करें, यानी कि 70 प्लस मार्क्स हमारे आए, तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, नाउ वी आर इन द सेफ जोन। 50%, क्योंकि यदि हम 35 प्लस करें तो ठीक है, लेकिन 40 प्लस कर दे तो कंफर्म हम मान सकते हैं कि हम लोग एक अच्छे जोन में हैं, क्योंकि हाँ, हमने बहुत अच्छी मेहनत करी इस पेपर को लेके। और यही पेपर थोड़ा सा टफ होता है। पेपर 2 देखिए, पेपर 2 बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज़ आसान होती है वहीं पर सिली मिस्टेक्स भी होती है। इसीलिए पेपर 2 में आप नो डाउट 80 अबव सब ज़्यादातर लोग सही करते हैं। यदि 100 लोग भरते हैं तो 80 जो है उसमें से 80 के अबव सही करते हैं। 20 लोग ही होते हैं जो 80 से कम सही करते हैं, या शायद 25-30 होंगे। 70 तो हमें मान के चलते 80 अबव। तो इसमें यदि 80 अबव सब कर रहे हैं अचीव, तो ये पेपर तो बहुत आसान हो गया। या तो आप इस पेपर में अपने आप को कुछ इतना एक्स्ट्रा अपने आप को दो कि आप 90 तक पहुंचो, 85 प्लस पार करके 90 तक पहुंच जाओ, 90 अबव करो, या इसमें कम रह जाए तो आप यहाँ कवर कर लो। और यदि आप इसमें उतना रहता है आपका, तो आप इसमें अपने आप को थोड़ा एक्सेल कर लो, इसमें थोड़े से अपने आप कैपेसिटी बढ़ा लीजिए। तो ये अब आपको निर्भर करना है, आपका पेपर 2 अच्छा है, पेपर 1 अच्छा है, या दोनों ही नहीं है, तो दोनों को किस तरीके से देखना है, हम दोनों पे विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि 3 केस लेके चल रहा हूँ मैं। एक पहला केस तो आपको ना पेपर 1 मालूम है ना पेपर 2 मालूम है, आपको ग्राउंड लेवल से शुरू से तैयारी करनी है। ठीक, एक ही आपको मालूम है, आपका पेपर 1 अच्छा है, क्योंकि आप यदि किसी प्रीवियस स्ट्रीम से लगातार देते आ रहे होंगे तो आपको पेपर 1 का आइडिया होगा कैसा आता है। मैं मानता हूँ पेपर 1 अच्छा है। पेपर 2 आपके लिए शायद नया हो सकता है, पेपर 2 में दिक्कत हो सकती है, तो वो भी देखेंगे। तीसरी कंडीशन हो सकती है आपके लिए पेपर 2 आसान हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा हो पेपर 2 को अच्छे से, लेकिन पेपर 1 आपके लिए नया है, आप पहली बार दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, तो एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है पेपर 1 के अंदर। तो हम तीनों केसेस को कवर करके चलते हैं ना, चूंकि हमारे पास अभी 60 डेज बचे हैं, तो हम कोशिश करेंगे 60 डेज में कैसे हम इन चीज़ों को पूरा कवर कर सकें ना। किसी भी एग्जाम की सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहले यदि आपकी पढ़ाई हो गई है तो ठीक, नहीं हुई है तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ज़रूर। सबसे पहले आप वो ही देखिए। क्यों? सबसे पहली चीज उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक, दूसरी चीज आपके पास ये हो जाएगी कि जब आपको पैटर्न पता चल गया क्वेश्चंस का, तब आप ये देख सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आप हर चीज़ पढ़ो, आप हर चीज़
छू सकते हो लेकिन आप हर चीज कंठस्थ करके पढ़ नहीं सकते हो। सो बेटर है आप उस चीज पे फोकस कर सकते, आपको मेन टॉपिक पता चल जाता है मुझे कहाँ फोकस करना है, किसे बाद में देखना है। इम्पोर्टेंट सब होता है लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि कौन सा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमेशा पूछा गया है, जो हर बार आ रहा है किसी ना किसी तरीके से, उस पर फोकस करना जरूरी है। तो ये चीज होती है। दूसरी चीज रहती है कि प्रैक्टिस। आपने देखा ठीक है, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। क्यों? सपोज पेपर 1 की बात करूं मैं, पेपर 1 में आप यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने शुरू होंगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन करोगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शन से आपको 4 नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे 4 नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जब बाद में देखते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज बन रही है, मेरे माइंड में हो रही है, चीजें आ रही है मुझे धीरे धीरे। इस तरह से आपका बिल्डअप होता जाएगा एक चीजों को लेकर के रेपो, कि आप करते जाओगे उसको फ्लो में। ठीक है, तो ये दोनों में ही जरूरी होता है। नाउ इन केस ऑफ द हिंदू स्टडीज व्हाट आई फेल्ट इज दैट पेपर 2 में सब लोग 80+ करते हैं, मैक्सिमम लोग, जैसे कि 82, 83, 85, 90 तक आते हैं। पेपर 1 इज ऑलवेज डिसाइडिंग फॉर योर JRF एंड नेट, क्योंकि यदि आपका पेपर 1 में आप 35+ कर रहे हो देन आप डेफिनेटली सेफ जोन में हो, लेकिन आप 30+ कर रहे हो 50-50 चांस है, 30 से कम कर रहे हो तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकते, हो सकता है, बट उसमें आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो अब हम इस बारे में फोकस करते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले तो सिलेबस एक और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सिलेबस। किसी भी एग्जाम का आपको सिलेबस याद होना चाहिए या रटा होना चाहिए। चीज़ें पढ़ते हो लेकिन सिलेबस को आप रटो। और क्यों रटो? क्योंकि आप क्वेश्चन, यदि आप पेपर 2 देखेंगे ना, पेपर 2 में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे सीधे आपके सिलेबस से उठा करके डाले गए हैं। सीधे सिलेबस का जो पॉइंट है वो उठा के डाला गया है, कहीं इधर उधर डीप में नहीं गए हैं। अभी डीप में पेपर जाना शुरू नहीं हुआ है, जिस दिन डीप में जाना शुरू होगा उस दिन इसके कट ऑफ गिर जाएंगे और यहाँ वाला बढ़ जाएगा। अभी ये वाला कट ऑफ गिरा हुआ है, यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, ये आसान है क्योंकि पेपर ऊपर सतही लेवल से आ रहा है आपके पास में। लेकिन फिर भी कहाँ गलती हो जाती है हम लोग, मैंने क्या कहा, जो चीज़ें आसान होती है ना वहाँ पर सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है किसी बंदे के अंदर, और वही ओवर कॉन्फिडेंस उसको एग्जाम हॉल में ले डूबता है या उस जिंदगी में ले डूबता है। जीवन में किसी से भी हर चीज़ को करो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस इसके बीच में एक बहुत पतली सी सीमा होती है, और ये सीमा कब क्रॉस हो जाती है ना, वो मनुष्य को खुद को नहीं पता चलता, लेकिन उसके सामने जो उसको दुनिया पूरी देख रही है उसको पता चलता है। इसीलिए तो मनुष्य को ये भान रखना चाहिए कि अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपने कॉन्फिडेंस को रखे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना करे, मुगालते में ना रहे। मुख्य शब्द कहूँ तो मुगालता, कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, मेरे अलावा या और कोई नहीं। रावण को उसके अहंकार ने नहीं मारा था। हम लोग अहंकार इस्तेमाल करते हैं शब्द, इन अहंकार एक पॉजिटिव शब्द कहूंगा मैं, नेगेटिव नहीं है। अहंकार मतलब तुम्हारे होने का भाव, ये भाव बताता है कि तुम्हारा अस्तित्व है इस जगत में, वरना तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है तुम में अहम का भाव नहीं है। लेकिन मुगालता होना कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, जैसा रावण को था कि मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई शक्तिशाली नहीं है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन एक साधारण मानव प्रभु श्री राम आए, उनने हराया रावण को। तो हर रावण के लिए एक राम होता है, लेकिन मुगालता इंसान को ले डूबता है। अहंकार बुरा नहीं होता है, लेकिन जब वो मुगालता बन जाता है कि अपने होने का भाव, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ये भाव बहुत गलत होता है, ये भाव मनुष्य को ले डूबता है। तो कोशिश करें जब भी हमें ऐसा लगे तो भगवान को स्मरण करें, कोशिश करें कि भगवान से हमें मुगालते से बचाए। ठीक है, चलिए हम वापस से आते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम कह रहे थे कि जो ये सब्जेक्ट है अभी सतही लेवल पर है, बिल्कुल रूट लेवल पर है, अभी ये रूट में गया नहीं है, अभी ग्रास लेवल पर है बिल्कुल। जब ये नीचे डीप में जाना शुरू होगा तो इसका कट ऑफ गिरेगा धीरे धीरे, और ये वाला आपका जो होगा आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपसे। सो मैं कहूँगा पेपर 1 पे प्रैक्टिस अभी के समय कुछ 1-2 अटेम्प्ट आप देने वाले हो, दिसंबर का अटेम्प्ट और जून अटेम्प्ट देने वाले हो, तो ये थोड़ा आपका कम रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कवर कर लोगे आप पढ़ोगे तो। लेकिन पेपर 1 आप ध्यान नहीं देते हो और यही आपको ले डूबेगा, आपको और कुछ नहीं ले डूबेगी, लेकिन पेपर 1 डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ले डूबेगा यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो यदि आपके पास अभी 60 दिन है, आप
शुरुआत से शुरू कर रहे हो, मैं कहूँगा दिन के आप सिर्फ 4 घंटे दो, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। वो भी नहीं रह सकते हो तो कम से कम दिन के आप 2 घंटे तो दे दो। आप ज़्यादा बिजी रह रहे हो तो 2 घंटे दो, उसमें आप 1 घंटा पेपर 1 को दो, 1 घंटा पेपर 2 को दो, ठीक है। 4 घंटे लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व रहेगी। पढ़ने के लिए 2 घंटे काफ़ी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप कार्य नहीं करोगे निरंतर किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कैसे उसमें निपुणता हासिल करोगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। मैं कहूँगा 4 घंटे है, लेकिन आप 2 घंटे भी निकाल लेते हो तो हो जाएगा, कोई वो टेंशन की बात नहीं है। बहुत पेपर अच्छा आसान रहेगा, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, प्रैक्टिस रखिएगा, ठीक है। मैं पेपर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पेपर 1 में हमारे पास 10 टॉपिक है, पेपर 2 में भी हमारे पास 10 टॉपिक्स है, ठीक है। पेपर 2 के टॉपिक्स हमारे पास बहुत आसान, कुछ टॉपिक्स आसान है, कुछ डिफिकल्ट। अच्छा मैं ये भी बता दूँ, आप 80+ करते हो, लेकिन यहाँ पर जो थोड़े से संस्कृत बैकग्राउंड से रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको संस्कृत पढ़ी रहती है, उनका फिलॉसफी कवर रहता है, और जो फिलॉसफी से रहते हैं उनको फायदा रहता है, उनका फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी ये कवर रहते हैं। तो एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक सबके लिए होता है, और जो नई फील्ड से आते हैं उनके लिए तीनों ही नया होता है। तो इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है, आपको 10 टॉपिक्स रहेंगे, मैं बताऊंगा क्या क्या है वो डिटेल में आगे, लेकिन 3 फैक्टर्स है कि आपके इसमें संस्कृत, फिलॉसफी और वेस्टर्न मेथड्स। वेस्टर्न मेथड्स में आपका जो है मैं कहूँगा कि आपके यदि इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड जो फ्रेंड्स हो, आप उनके थोड़ी सहायता लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। इसमें आपको स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म, फॉर्मलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है। मार्क्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सोशल साइंस एंड आर्ट सब्जेक्ट्स। आप कहीं भी किसी भी यदि आप आइडियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्स हमेशा ही मिलेगा। मार्क्सिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन एग्जाम सिस्टम। इंडिया के किसी भी एग्जाम में आपको मार्क्स से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल मिलेगा ही। तो वेस्टर्न मेथड्स में आपको वो सब चीज़ें रहेंगी। साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा कि फ्रूडियन क्या होता है, यूंगियन क्या होता है, लंकियन क्या होता है। साइकोलॉजी में आपको वेस्टर्न मेथड्स ऑफ इंक्वायरी मिलेगा, हाउ द इंडियन जो वेद पुराण को कैसे वेस्टर्न में अपनाया, कैसे उसकी व्याख्या करी, कुव्याख्या करी, मैं कहूँगा कुव्याख्या करी, या फिर उसने अच्छी व्याख्या भी करी। मैक्स मुलर ने क्या करा, और बाकी इंडिया के जो लोग हैं उनकी क्या इसमें रही है। तो ये थोड़े नए टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, हो जाएगा। इस पर भी आप मुझे नीचे में एक पोल डालूंगा, उसमें बता दीजिएगा कि पेपर 1 से स्टार्ट करें, पेपर 2 से स्टार्ट करें। पेपर 1 में आपको क्या टॉपिक्स चाहिए, पेपर 2 में आपको क्या टॉपिक्स कवर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एवरी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर फ्री, मैं आपको बता दूंगा। तो ये 3 जो है, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, या बिल्कुल संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे 10 क्वेश्चंस आने हैं आपके। मैं कह रहा हूँ इस 10 क्वेश्चंस में से आपके 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सीधे सीधे आपके सिलेबस से है। सीधे सीधे जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स जो मेंशन्ड है, सीधा उससे उठ करके आ जाएगा। अब आपसे उठ करके पूछ देगा कि यदा कौन सा सूचक है, यदा में कौन सी विभक्ति है, नमः में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, सब आपके सिलेबस में मेंशन है, और यही क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं। तो भाई जब आपके पास में सिलेबस है तो आप इतना डीप क्यों जाते हो। संस्कृत के 10 में से यदि आप 8 क्वेश्चन सही कर दे रहे हो ना, इनफ है। और 8 क्वेश्चन जो है ना सीधे सीधे आपके सिलेबस में मेंशन है। आपका सिलेबस इतना बड़ा बना रखा है कि वही आपका जो टॉपिक पूरा कवर कर दे रहा है। तो उसको आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपना सिलेबस, अपना जो एग्जाम का सिलेबस है उसे रट लीजिए, वो बहुत काम आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट सिलेबस से उठ के आएंगे, डायरेक्ट उससे उठ के आएंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ आपको। अभी पिछली बार कर देख लीजिए सूत्र, भाषा, वार्तिक, टीका, टिप्पणी का,
वो पूरा अरेंज करने के लिए आ गया था। और आपका फिफ्थ उसमें वाद परंपरा के अंदर में कि क्या होते हैं, कैसे बनती है, वाद जल्प वितंडा, ये तीनों चीज़ें हर साल आती है, हर बार आती है, बहुत आसान सी चीज़ें। वाद क्या होता है, जल्प क्या होता है, वितंडा क्या होता है। फिर सांख्य में आपका आ जाता है कि आपका आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सब आ जाते हैं। फिर प्राकृतिक, दार्शनिक और वैकृतिक मूलक बंधन क्या होते हैं, बंधन, कर्म बंधन, मोक्ष, पुनर्जन्म बंधन, मोक्ष के उसमें आ जाता है आपका। तो ये क्वेश्चंस जो है हर साल रिपीट होते हैं और ये हर साल रिपीट होंगे। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा है आसान रहता है तो सिली मिस्टेक्स कंफ्यूजन हो जाता है वो, तो ये तो आपके पास रहेंगे ही। तो हम कोशिश ये करें, जो प्रीवियस ये सबसे पहला काम हमारा, मैं आपको बताऊं, आज से आपका ये होगा, यदि आप सीरियसली 60 दिन तैयारी करना चाहते हैं, इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है आप उसे उठाए। आप नहीं हो तो मुझे बता दीजिए, आई विल मेक यू अवेलेबल दैट क्वेश्चन पेपर्स, और मैं उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा विद सॉल्यूशन की, हर क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी कर दूंगा। तो उसको आप देखेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द पेपर 2। नाउ कमिंग टू पेपर 1। सो इन पेपर 1 वी हैव 10 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज द टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें आपको देख लेना है कि थ्योरीज कौन सी है, जीन पियागे ने कौन सी थ्योरी दी, बंडूरा की कौन सी थ्योरी है, कोहलबर्ग की क्या थ्योरी है। इन सब ने जो थ्योरीज दी है, टीचिंग थ्योरी, टीचर सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखने वाली है। फिर रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। फिर आपका इसके अंदर आ जाएगा रिसर्च मेथडोलॉजी, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च बताई गई है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है और आदि, ये सब चीज़ें जो है। फिर आपका थर्ड टॉपिक आगे आ जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पेपर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपका DI रहेगा, एक डेटा इंटरप्रिटेशन। पाँच क्वेश्चन आएंगे यानी 10 मार्क्स, और वो 10 मार्क्स ऐसे वो आपको मुफ्त के मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ मुफ्त के मिलेंगे इसीलिए क्योंकि थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको बेसिक परसेंटेज आना चाहिए, आपको बेसिक एवरेज निकालना आना चाहिए, आपको डिवीजन बेसिक आना चाहिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट कर देना है, पाई चार्ट आपको आना चाहिए, बायोग्राफ पढ़ते आना चाहिए, हिस्टोग्राम पढ़ते आना चाहिए आपको। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग ने 10th तक कर रखी है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि 10th तक जो जो चीज़ें आप पढ़े हो उसको थोड़ा एक रिवाइज करो। तो डेली आप एटलीस्ट से टारगेट बनाओ 1 आवर, ज़्यादा नहीं 1 आवर। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान होता है लेकिन फिर भी आप गलती करोगे, गलती हो जाती है उसके अंदर। मैं मानता हूँ आसान है, सबसे गलती होती, मुझसे भी हुई थी, इसलिए आप भी गलती करोगे। सो गलती को सही करने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस करने का। सो डेली 1 आवर तो आप एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मेंटल एबिलिटी। नाउ मेंटल एबिलिटी में आपका क्या है, जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, आपका डिस्टेंस एंड टाइम वाला हो गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, आपका परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, कैलेंडर्स के क्वेश्चंस, क्लॉक्स के क्वेश्चंस, जितना भी आप यदि बैंक PO की तैयारी में देखते होंगे, आप MBA की कैट की तैयारी में देखते होंगे, जो भी होता है उस लेवल का नहीं लेकिन बेसिक लेवल का आपको होना चाहिए। यदि आप बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इट इज़ इनफ टू क्लियर हिज एग्जाम। उससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा वो, टफ बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन आपकी यदि प्रैक्टिस रहेगी तो आपको एक वो कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको वर्बल एनालॉजी, नॉन वर्बल एनालॉजी, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाला हर साल आना है, एक क्वेश्चन आता है। मैन पावर वर्क वाला क्वेश्चन, वो सब मेंटल उसमें ही है, तो वो बहुत अच्छे है आप लोगों के लिए। एक स्कोरिंग मार्क्स है ये 5-10 जो क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ 5-10 जो 20 मार्क्स है, 15-20 मार्क्स आराम से आप अचीव कर लोगे। बोनस मार्क्स है आपको सीधे, लेकिन टाइम लेके आप आराम से करोगे, इसकी प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तभी आप इसको अचीव कर पाओगे। तो यहाँ से आप यदि जो है 15 मार्क्स ले लेते हैं, ये तो बोनस है आपके पास, इसके ऊपर आपके 35 मार्क्स बचते हैं। अब उसमें 35 मार्क्स में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ रहेगा, उसमें आप सही कर लोगे यदि बेसिक जानकारी होगी, थोड़ा सा आप
प्रोटोकॉल्स देख लोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब था, समिट्स कौन सा, रियो डी जेनेरियो वाली समिट कब थी, ये सब चीज़ें देख लोगे आप। पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे आपको अवेलेबल है सोर्सेस, आप उससे देखो, प्रैक्टिस करो, आपको क्लियर हो जाएगी। तो 15 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से आप थ्योरीज देखोगे तो आपको वहाँ से 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। आपको सबसे 5-5 मार्क्स आने हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैलेसी वाला। फॉलेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉलेसी 2 तरह की है आपके पास में, यहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, इसको हटा करके, लॉजिकल, फैलेसीज, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल पॉलिसीज कौन सी होती है, इनफॉर्मल पॉलिसीज कौन सी होती है? ज़्यादा नहीं है वैसे तो, बहुत है, लेकिन 4-5 इम्पॉर्टेंट है। रेड हेरिंग कौन सी होती है आपकी, और डू प्रोपोर्शनेट वाली जो होती है, एड पॉपुलम कौन सी होती है, ये सब जो है, ये सब तो 2-3 नाम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन सब में क्या होती है वो, और इसी का इंडियन, ये वेस्टर्न लॉजिकल फैलेसीज है। इंडियन लॉजिकल फैलेसीज में आपके जो फिलॉसफी के षड दर्शन है, कौन से षड दर्शन है आपके? सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशेषिक हो गया, आपका न्याय हो गया, आपका मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत। तो ये जो दर्शन है ये इनसे रिलेटेड। अब इसमें हेत्वाभास क्या होता है, न्याय में जब आप पढ़ोगे हेत्वाभास क्या होता है, और इन सब चीज़ों को लेके इलिसिट माइनर, इलिसिट मेजर, ये सब बहुत अलग चीज़ है। तो वही है, थोड़ा सा उससे 5 क्वेश्चंस रहेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टफ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये टफ टॉपिक्स है जिनको तसल्ली से बैठ कर समझना पड़ेगा। दूसरा है आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजिशन। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कौन सा है, उसमें आपका ए, ई, ओ, आई से रिलेटेड, और डिस्ट्रीब्यूटिव, अनडिस्ट्रीब्यूटिव। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं बता सकते, इसको डिटेल में कभी बात करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो ये है, ये टफ टॉपिक्स है। देखिए 15 मार्क्स मैंने आपको बताया कि आप DI, मेंटल एबिलिटी, RC से कर सकते हो आप। उसके अलावा टीचिंग वगैरह जो है, कम्युनिकेशन वाला, कम्युनिकेशन मॉडल्स देख लेंगे आप, लीनियर मॉडल, हेलिकल मॉडल, सर्कुलर मॉडल, स्फेरिकल मॉडल कौन कौन से हैं, एरिस्टोटल मॉडल कौन सा है, शैनन वीवर मॉडल कौन सा है आपका, ये सब देख लेंगे। फिर आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बेसिक कंप्यूटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लैपटॉप्स आपके अपग्रेड हो गए, लैपटॉप में क्या होता है, मोबाइल्स में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। चैट GPT का फुल फॉर्म, चैट GPT क्या है? चैट GPT इज इन ट्रेंडिंग नाउ फॉर मेनी रीजंस। चैट GPT ने एकदम दुनिया बदल दी है नए समय में, वो क्या है? इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस उसमें रह सकते हैं, इस बार मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास एक ये है कि बेसिक जो आपको कंप्यूटर की जानकारी है वो भी होनी चाहिए। जैसे इस बार पूछा था मीडी क्या होता है, तो भाई साहब आपने देखा होगा कीबोर्ड बजाते हुए, बचपन में खूब कीबोर्ड बजाते थे और उसमें पीछे मीडी लिखा होता था। हमें आज जाकर पता चला कि वो क्वेश्चन आया मीडी का क्या होता है। तो ये बेसिक चीज़ें, इसका मतलब ये है कि आप एज ए जब टीचर बनने जा रहे हो तो आपको आसपास की चीज़ों का एक ख्याल होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपके आँख, नाक, कान खुले रहने चाहिए। ये तो खुलता ही है मुंह आपका, लेकिन साथ में आँख, नाक और कान ये भी खुले रहने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप सबके साथ साझा करी, शेयर करी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और एक नए सफ़र की शुरुआत आज हो चुकी है। गणेश जी के दिन चल रहे हैं, श्री गणेश जी के अभी गणेश चतुर्थी आई, अभी अनंत चतुर्दशी आने वाली है, तो बहुत शुभ समय में इस कार्य का आरंभ हुआ है। मुझे आशा है कि ये कार्य आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के योगदान, आप सभी के शुभेच्छाओं से निरंतर चलता रहेगा और आगे आप सबकी मैं मदद कर पाऊँगा। इस तरीके से आप और मैं मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे जिससे हम सबका भला होगा
और यदि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी, पसंद लगी, दिल से अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको हेल्पफुल आपको लगता है हेल्पफुल है, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अभी तक आप सभी ने प्यार दिखाया है, आगे भी इसी तरह दिखाते रहिएगा। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, और मैं नीचे पोल में क्वेश्चन डाल दूँगा मेरे चैनल पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मेरी। पेपर 1 में, पेपर 2 में चाहिए, पेपर 1 में चाहिए, पेपर 1 में कौन सा टॉपिक, पेपर 2 में कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, और जो भी आपकी क्वेरीज आप सब कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। द कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स नाउ। आप उसमें मेंशन कीजिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। एंड आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट पर्सनल भी कर सकते हैं, मैं आपकी पर्सनल क्वेरीज का भी निवारण करूंगा एनी टाइम। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, सभी का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छी कामनाएं कीजिए, शुभकामनाएं कीजिए। और गणपति जी का समय चल रहा है, तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी के नाम के साथ में, आशीर्वाद के साथ में इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सर सादर नमस्कार।